Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about hereditary form mole. So hereditary form mole के बारे में आज डिस्कस करेंगे. That is an abnormal condition of the placenta and this is a GTD means gestational trophoblastic disease and we will discuss about it, its definition, causes, symptom, management, risk factor and what are the investigations. So let's start the topic, and before that, if you have not subscribed my channel, please subscribe to my channel and like the video if you understand the lecture. So सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन की तरफ. सो डेफिनेशन है कि इट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द प्लेसेंटा वेयर देर आर पार्ट्स वेयर देर इज partly degenerative or partly proliferative changes in the young chorionic villi. It is best regarded as benign neoplasia of the chorion with malignant potential. So what is that? हेरेडिटरी फॉर्म मूल इज़ अ कंडीशन जहाँ पे क्या होता है कि जो कोरोनिक विलाई होती है उसमें एक प्रोलिफरेटरी चेंजेस आने लग जाते हैं. वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देती है अपने आप को और एक वहाँ पे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है. दैट इज़ अ बिनाइन न्यूप्लेजिया बट इट हैज़ अ कैपेसिटी, इट हैज़ अ कैपेसिटी कि ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है. ठीक है, तो इट कैन बी मैलिग्नेंट, इट कैन कोज कॉरिकार्सिनोमा, इट can be cancerous, it can be transmitted to the other part of the body like ascending or descending, so it can be transmitted. So this is all about the hereditary form mole definition. So अभी देखते हैं आगे कि hereditary form mole होता कहाँ पे है ना. So in this diagram you can see like this is the trophoblast, this is outer layer is trophoblast, then there is a blastocyst and there is a inner cell mass. Okay, so दिस इज इनर सेल मास जिससे कि एम्ब्रियो ब्लास्ट हम बोलते हैं लाइक, एंड देर इज़ अ ब्लास्टोसिस्ट जो कि कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स होते हैं. एंड उसके बाद आउटर जो कवरिंग होती है जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की होती है, दैट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल कवरिंग, इस जिससे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है और एमनियोन का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो इट फॉर्म्स प्लेसेंटा एंड एमनियोन फर्दर. सो ट्रोफोब्लास्ट इज अ लेयर जो कि आउटर लेयर है एंड इट इज़ अ सिंगल लेयर सेल जो कि प्लेसेंटा और एमनियोन का फॉर्मेशन करती है. सो जो हेरेडिटरी फॉर्म मोल डिसीज़ है वो यहाँ पर ही अकर करती है, इधर ही होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स डेफिनेशन. नेक्स्ट, वट आर द इंसिडेंट्स. सो इंसिडेंट्स अगर देखें तो फिलीपींस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी, चाइना में, इंडोनेशिया में, जापान, इंडिया, सेंट्रल और लेटिन अमेरिका एंड अफ्रीका. दी हाईएस्ट इंसिडेंस इन द फिलीपीन 1 in 80 प्रेगनेंसी. सो फिलीपींस के अंदर हाईएस्ट होती है 1 in 80 प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगी एंड लोवेस्ट इन यूरोपियन कंट्रीज़ में. ओके, सो लोवेस्ट इन यूरोपियन कंट्रीज़ एंड हाईएस्ट इन फिलीपींस. एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो 1 in 400 प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है. लाइक अगर 400 वुमेंस प्रेगनेंट है तो एक ऐसा रेट है कि एक प्रेगनेंसी ऐसी होगी जिसमें कि हेरेडिटरी फॉर्म मोल देखने को मिलेगा. चलते हैं आगे. सो इट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. हेरेडिटरी फॉर्म मोल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है हमारा कंप्लीट एंड सेकंड होता है पार्शियल. सो यहाँ पे मैं एक रफ स्ट्रक्चर दे देती हूँ. कंप्लीट में क्या होता है? सो कंप्लीट एज द नेम इंडिकेटेड कि कंप्लीट का क्या मतलब है कि दैट इज़ अ कंडीशन जहाँ पे जो ओवम है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे एक ओवम होता है मान लो एंड विदाउट न्यूक्लियस है ये. एंड अगर स्पर्म यहाँ से फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा कि इट विल फर्दर लाइक 46XX. ओके, तो 46XX ही आएगा जैसे ये स्पर्म अगर एग को फर्टिलाइज करेगा. एग कैसा होता है? विदाउट न्यूक्लियस. ओके, एग इज़ विदाउट न्यूक्लियस. सो विदाउट न्यूक्लियस होता है एग एंड स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है. तो जब स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा कि 46XX बनेंगे. एंड अगर पार्शियल की बात करें पार्शियल की बात करें तो पार्शियल में क्या होता है कि दिस इज़ एग जिसमें हमारा 23XX होता है. सो इसके अंदर क्या होता है कि अगर स्पर्म यहाँ से 1 स्पर्म इसको फर्टिलाइज करे या 1 स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, लाइक द एग इज़ फर्टिलाइज बाय 2 स्पर्म, लाइक एक स्पर्म यहाँ, सेकेंड इज हियर. सो 2 स्पर्म से एक एग जो है फर्टिलाइज होता है एंड इसके बाद ये क्या इसमें डिवाइड हो जाएगा, लाइक ट्रिपलेट्स हो जाएंगे.
अगर 2 स्पर्म है और एक ओवम का क्रोमोसोम मिलेगा तो ट्रिपलेट हो जाएंगे. सो इट कैन बी 69 देन 69 XXY, देन ये 69 XY और वाई भी हो सकता है. सो पार्शियल के अंदर क्या होता है, सिंगल ओवम होता है जो कि 2 स्पर्म से फर्टिलाइज होता है. और कंप्लीट के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल ओवम होता है जो कि विदाउट न्यूक्लियस होता है. एंड विदाउट न्यूक्लियस होने की वजह से जो इसके अंदर स्पर्म से फर्टिलाइज होगा तो जो स्पर्म है वो खुद को फर्टिलाइज करता है, मतलब खुद को ही क्या करते हैं, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं. इसीलिए 46 XX या 46 XX ही देखने मिलते हैं, XY नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल का ओवम है उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस. इसके साथ ही क्या होता है कि जो कंप्लीट मोल होता है उसके अंदर फीटस नहीं होता. ठीक है, फीटस एब्सेंट रहता है. एंड इधर पार्शियल मोल में क्या होता है, फीटस प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द हाइड्रेटिव फॉर मोल. ओके, आपको याद रहेगा इसके हिसाब से. सो कंप्लीट और पार्शियल में डिफरेंस हो गया. अभी चलते हैं आगे कि इसका इंसिडेंस कहाँ देखने को मिलता है. इंसिडेंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलीपींस में ज़्यादा देखने को मिलता है. इसके साथ ही इंडिया में भी इसका इंसिडेंस हमने देखा क्या है, 400 प्रेगनेंसी पे 1. ठीक है, कॉजेज देख लेते हैं फटाफट. तो कॉजेज के अंदर क्या होता है, अगर एक टीनेज प्रेगनेंसी है, टीनेज प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है. और अगर वुमेन विद दी मोर एज, ठीक है, लाइक 35 से ज़्यादा एज है, ओवर एज है और प्रेगनेंसी है, तो वहाँ पे भी देखने को उसके चांसेस मिल सकते हैं. प्रीवलेंस अपीयर टू बी वेरी, रेस एंड एथनिक ओरिजिन जो अभी हमने बात करी. इसके साथ साथ अगर न्यूट्रिशन बहुत फॉल्टी है, लाइक प्रोटीन इंटेक कम है, फैट इंटेक कम है, तो वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है. मैटरनल इम्यून सिस्टम अगर डिस्टर्ब है तो भी वहाँ पर देखने को मिल सकता है. लाइक अगर गामा ग्लोबुलिन लेवल ज़्यादा है बॉडी में, लाइक अगर फीमेल को कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी लीवर की डिजीज़ नहीं है, उसके बाद भी बॉडी के अंदर गामा ग्लोबुलिन का लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब कुछ तो इंडिकेट कर रहा है ना, ये कुछ तो देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द बॉडी. सो इट विल कॉज दी हेरिडिफॉर्म मोल. इसके साथ ही अगर एबीओ एंटीबॉडी के अंदर इंक्रीज एसोसिएशन विद एबीओ ब्लड ग्रुप with processes no ABO antibody. Okay, so that will also can cause. नेक्स्ट, साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटी अगर होगी बॉडी में तो भी ये देखने को मिल सकता है. ये आप पढ़ लेना, यहाँ पे नोट्स के लिए मैंने पूरा स्लाइड डाल रखा है. देन अगर हायर है पेरिनेटल मैटरनल रेशियो, जो क्रोमोसोम है वो भी ज़्यादा है. जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीट में क्या होगा कि जो ओवम होगा उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा. 2:0 यहाँ लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है कि जो ओवम है वो तो बिना न्यूक्लियस का है, और जो स्पर्म है 2 स्पर्म से भी फर्टिलाइज हो सकता है और 1 स्पर्म से भी फर्टिलाइज हो सकता है. और उसके बाद क्या करेगा, वो खुद को ही मल्टीप्लाई करेगा और वहाँ पे एक जो है कि सेल्स का फॉर्मेशन होगा. सो दैट विल बी बिनाइंग. एंड इसके साथ ही अगर हम पार्शियल की बात करें तो 2:1, यानी कि एक ओवम होगा जो कि 2 स्पर्म से फर्टिलाइज होगा. और इसके साथ 69 XX या 69 XXY इस तरीके से हमें ट्रिप जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है कि हिस्ट्री है, अगर उसको प्रायर हिस्ट्री है कि पहले भी हेरिडिटी मोल था तो वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कॉजेस. आई होप कॉजेस याद रहेंगे. टीनेज प्रेगनेंसी से लेकर के पूरा हिस्ट्री तक हमने देखा. नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं, एक तो जो पेशेंट है उसको एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है. ठीक है, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग के साथ साथ उसको क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है. So female can get a lower abdominal pain than hyperemesis gravidarum. Hyperemesis gravidarum क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उसका HCG लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इसकी वजह से. अच्छा, ये एक डिजीज़ कंडीशन ऐसी है जिसमें जो HCG लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो दिस कैन ऑल्सो हैपन. नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्शिया लेस देन 20 वीक. एंड यूट्रस का जो साइज़ होगा वो भी थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा. इसके साथ साथ एब्सेंट फीटल पार्ट्स, फीटस का पार्ट एब्सेंट होगा, FHS भी एब्सेंट होगा. ओके, नेक्स्ट एक्सपल्शन ऑफ द वेसिकुलर टिश्यूज. जो वजाइना है उसके थ्रू कुछ वेसिकुलर टिश्यूज जो है बाहर आ रहे होंगे तो फीमेल को फील होगा, वो देखेगी तो बताएगी आपको. देन हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, लाइक थायरॉयड स्ट्रॉम एक कंडीशन होती है, थायरॉयड स्ट्रॉम, वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है. सीरम HCG लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा. देन USG में क्या होगा, स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस होगी. ठीक है, स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस कंप्लीट जो होता है ना उसमें देखने को मिलता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की और रिस्क फैक्टर की.
सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जैसे कि अभी हमने पढ़ा, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, देन हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम होगा। हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम क्या होता है? तो ये एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है इन प्रेगनेंसी जिसमें कि एक्सेसिव अमाउंट में वॉमिटिंग होती है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसका वीडियो भी अपलोडेड है इसको समझने के लिए। नेक्स्ट इसके साथ साथ उसको क्या होगा कि बहुत सारे कंडीशन हमने पढ़े। अगर आप पर एब्डोमिन सर्च करोगे तो यूट्रस का साइज जो है बड़ा हुआ मिलेगा। इसके साथ साथ जो यूट्रस है वो इलास्टिक डफी सा फील होगा, फीटल पार्ट्स जो है फील नहीं होंगे, ये सारा देख लिया। वजाइनल एग्जामिनेशन में क्या होगा कि इंटरनल बेलोटमेंट फील होगी, इस तरीके से। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे हम? इन्वेस्टिगेशन में फुल ब्लड काउंट करेंगे, ABU एंड RH ग्रुपिंग की। क्यों? क्योंकि हमें बाद में ब्लड की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, और इसके साथ साथ बॉडी में अनीमिया तो नहीं है, ये सब देखने के लिए ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। देन उसको हेपेटिक और रीनल टेस्ट भी करेंगे, इससे थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे। हेपेटिक टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गामा ग्लोबुलिन लेवल का जो बढ़ा हुआ है। देन रीनल टेस्ट एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं। देन हम एक्सरे भी करा सकते हैं फीमेल का, CT MRI एंड इसके साथ साथ सोनोग्राफी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट है कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है। तो जैसे कि अभी हमने कॉजेस में पढ़ा था कि टीनेज प्रेगनेंसी हो सकती है, फिर ओवर एज हो सकता है। देन पैरिटी, अगर वो ज़्यादा पैरिटी है उसकी तो भी हो सकता है। सीरम HCG लेवल अगर बढ़ा हुआ है, एंड यूट्राइन साइज उसका। देन प्रीवियस अगर हिस्ट्री है तो भी ज़्यादा चांसेस है उसको दोबारा होने के। देन उसको कोई थिकल ल्यूटिन सिस्ट है, ठीक है, तो भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर हैमरेज एंड शॉक हो सकता है। हैमरेज एंड शॉक लाइक क्योंकि जो सेपरेशन हो रहा है, जो वेसिकल्स हैं वो सेपरेट हो रही हैं डेसिडुआ से, एंड दी हैमरेज मे बी कंसील्ड और रिवील्ड। दोनों टाइप का हो सकता है, हैमरेज कंसील्ड और रिवील्ड। देन मैसिव intraperitoneal hemorrhage, which may be the first feature of the perforating mole. Then during evacuation of the mole due to amniotic atonic uterus and uterine injury. So hemorrhage और शॉक होने के बहुत सारे रीजन पता चल गए हमें। क्या हो सकता है, किस वजह से? जब एक तो जब हेरिडिटरी फॉर्म का मोल है अगर बॉडी के अंदर किसी फीमेल को है, तो अगर वो इधर वजाइना के थ्रू अगर वो निकल रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम लेयर है ना, उसको बोलते हैं डेसिडुआ, ठीक है। सो इस डेसिडुआ से वो अटैच था, अब वो निकल रहा है तो वहाँ से क्या होगा, एक कुछ चीज़ खिंच के निकल रही है तो वहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो इट कैन ऑल्सो कॉज हैमरेज। ओके, सो नेक्स्ट है कि इवैक्यूएशन के टाइम पे अगर हम इवैक्यूएट करेंगे ना, यहाँ से कुछ पार्शियल प्रेशर हम लगाएंगे जिसके थ्रू हमें पूरा ये यूट्रस के अंदर से पूरा वेसिकल्स को बाहर निकालना है। तो इवैक्यूएशन के टाइम पे भी इंजरी हो सकती है ना, प्रेशर लगा रहे हैं हम बाहर से। एनाटॉनिक यूट्रस है, अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, एटॉनिक है, कुछ भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना रिलैक्शन हो रही है, तो उसके वजह से भी हैमरेज हो सकता है। नेक्स्ट है सेप्सिस। सो सेप्सिस कैसे होगा, क्योंकि as there are no protective membrane in the vaginal organism can creep up into the uterine cavity. Okay, so यूट्राइन कैविटी के अंदर वजाइना के थ्रू क्या हो सकता है, ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकते हैं और वो वहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं जो कि फर्दर सेप्सिस को कॉज कर सकता है। देन इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो सकती है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है। तो अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो इट विल लीड टू द सेप्सिस टू द मदर। ओके, नेक्स्ट है परफोरेशन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस में परफोरेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो जैसे मैंने बताया कि जब हम प्रोसीजर करेंगे, सक्शनिंग करेंगे, तो DNE, ठीक है, डायलेशन एंड इवेक्यूएशन जब हम करेंगे फीटल मदर के ऊपर, तो क्या होगा, उस सक्शन के टाइम पे इंजरी होने के चांसेस हैं। तो यूट्रस परफोरेट भी हो सकता है, ये यूट्रस है तो यहाँ पे परफोरेशन भी हो सकती है। परफोरेटिंग मोल विच में प्रोड्यूस मैसिव इंटरपोटेंशियल हैमरेज, ठीक है, अगर मोल की वजह से परफोरेशन हो गया है, ठीक है, तो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। देन प्री एक्लेम्शिया विथ कन्वर्जन ऑन रेयर ओकेजन। सो प्री एक्लेम्शिया भी देखने को मिल सकता है, रेयर होता है बट इट मे ऑल्सो बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हेरिडिटरी फॉर्म मोल। देन एक्यूट पल्मोनरी इनसफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब एम्बोलाइजेशन क्या होता है कि एम्बोलिज्म जैसे एम्बोलिज्म होता है उसी टाइप से, तो उसकी वजह से भी
एंड कोएगुलेशन फेलियर देखने को मिल सकता है। सो दीज ऑल आर दी कॉम्प्लिकेशंस। इसके साथ साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस इसके देखने को मिलते हैं, लाइक एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड अबॉर्शन। ठीक है, अबॉर्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये भी इसके जो है कि कॉम्प्लिकेशन है। इसके साथ साथ एक और इसका कॉम्प्लिकेशन है जो कि है कोरियोकार्सिनोमा। सो कोरियोकार्सिनोमा अगेन इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हेटेरोडिफॉर्म मोल। नेक्स्ट है हाउ वी विल डू दी मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट के लिए ये है कि पहले तो अगर मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, उसके जो भी टेस्ट वगैरह है उन सबको देखना है। इसके साथ साथ हम उसको प्रोवाइड करेंगे, सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें यूट्रस का हम क्या करेंगे कि जो भी फीमेल आई है उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सो ग्रुप ए में उसको हम रखेंगे जहाँ पे कि मोल प्रोसेस अपने आप क्या हो रहा है, द मोल इज इन प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन। मोल जो है अपने आप बाहर निकल रहा है। मीन्स क्या है कि सर्विक्स जो है फेवरेबल कंडीशन में है। ठीक है, सर्विक्स जो है ओपन है, आप कह सकते हैं सर्विक्स इज फेवरेबल इन कंडीशन। एंड नेक्स्ट में हम उसको रखेंगे जहाँ पे सर्विक्स क्लोज्ड है, सर्विक्स इज नॉट ओपन एंड सर्विक्स इज नॉट इन द फेवरेबल कंडीशन, आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लोज्ड है, सर्विक्स क्लोज्ड है जहाँ पर। इस तरीके से हम दो पार्ट्स में, दो कैटेगरी में फीमेल को डिवाइड कर देते हैं। इसके साथ जब दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको कि किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट देना है। अब इसके साथ साथ हमें जो फीमेल है उसको सपोर्टिव थेरेपी भी देनी है। ठीक है, सपोर्टिव थेरेपी के अंदर हम उसको आईवी इन्फ्यूजन दे सकते हैं आरएल का, देन ब्लड को इन्फ्यूज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, देन हम उसको एंटीबायोटिक इंजेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ ब्लड को रिजर्व रखते हैं कि अगर कंडीशन हैमरेज वाली हुई तो हमें ब्लड की नीड पड़ सकती है। सो दिस इज इन द मैनेजमेंट सेक्शन। So this is the first condition when the cervix is in favorable condition. So in the process of expulsion, अगर cervix favorable condition में है तो क्या करेंगे, आईवी इन्फ्यूजन करेंगे एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे एंड एक्सिलरेट इवेक्यूएशन। ठीक है, इवेक्यूएशन के प्रोसीजर को हम एक्सिलरेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या कि सक्शनिंग के थ्रू क्या करेंगे, सर्विक्स के थ्रू, वजाइना के थ्रू हम वैसे जो भी मोल्स है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी हम उसको यहाँ पे लगाएंगे। देन इसके बाद जब हम सक्शनिंग करेंगे तो क्या होगा कि जेंटल हमें मतलब जेंटली करना है, क्यूरेटेज करना है, जेंटली इवेक्यूएट करना है। जो भी है वेसिकुलर मोल्स जो भी सारे अंदर है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया जब सर्विक्स फेवरेबल कंडीशन में, जब सर्विक्स ओपन है तब इस तरीके से कर सकते हैं। बट अगर क्या हो कि सर्विक्स जो है ओपन नहीं होगी, ठीक है, यूट्रस इनर्ट है और सर्विक्स इज़ नॉट इन द फेवरेबल, सर्विक्स इज़ क्लोज्ड, तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि ब्लड रिजर्व करके रखना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ हमें दो कैटेगरी में फीमेल को डिवाइड करना है। एक तो अगर पेशेंट यंग है और उसको अभी चिल्ड्रन की नीड है, उसकी लाइफ में अभी उसको चिल्ड्रंस की नीड है। नेक्स्ट हम उसमें डिवाइड करते हैं कि पेशेंट की एज ज़्यादा है, उसकी फैमिली कंप्लीट है और उसको परफोरेटिंग हाइड्रेटिफॉर्म मोल है। तो दो कंडीशन में डिवाइड कर दिया। अब पहली कंडीशन देख लेते हैं कि अगर फीमेल यंग है तो क्या करेंगे। अगर फीमेल यंग है तो हम क्या करेंगे कि इवैक्यूएट करेंगे, जो भी हाइड्रेटिफॉर्म मोल है अंदर उसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। फर्स्ट अगर वजाइनल प्रीफर्ड है, हम वजाइना के थ्रू करना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर वजाइना के थ्रू करना चाहेंगे तो यहाँ पे भी दो कंडीशंस आती हैं। एक तो सर्विक्स इज फेवरेबल, मीन सर्विक्स ओपन है तो हम सक्शन करेंगे, ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाएंगे और क्यूरेटेज कर लेंगे ईजिली। ठीक है, एंड अगर सर्विक्स इज़ नॉट ओपन तब हम क्या करेंगे कि सर्विक्स को डायलेट करने की कोशिश करेंगे थ्रू दी ऑक्सीटोसिन एंड सक्शनिंग करेंगे, सक्शन इवेक्यूएट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी देंगे ताकि सर्विक्स जो है डायलेशन होगा, स्लो डायलेशन करने की कोशिश करेंगे सर्विक्स की और क्यूरेट करेंगे, जो भी अंदर मोल्स हैं उसको बाहर निकालेंगे। इसके साथ साथ अगर क्या करना है, इसके साथ साथ अगर एब्डोमिनल हिस्टोटोमी भी कर सकते हैं। एब्डोमिनल हिस्टोटोमी का क्या मतलब है कि एब्डोमेन के थ्रू यूट्रस को ओपन करेंगे और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सर्विक्स अगर अनफेवरेबल है और ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा
तो क्या करना है, एब्डोमेन के थ्रू यूट्रस को ओपन करके वहाँ से हमें क्या करना है, क्यूरेटेज कर लेना है, जो भी मोल्स प्रेजेंट है अंदर उनको बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट मैंने बताया था कि अगर फीमेल 35 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है, उसकी फैमिली भी कंप्लीट है, उसको चिल्ड्रंस नहीं चाहिए उसकी फर्दर, तो हम हिस्टेक्टमी कर देंगे, मीन्स रिमूवल ऑफ द यूट्रस। सो रिमूवल ऑफ द यूट्रस इज सेलेक्टिव, बट मैनी केसेस में करा जाता है, फाइब्रोइड के केसेस में भी किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट जो है, क्यूरेटेज वगैरह हो गया, उसके बाद भी जो कंडीशन है उसको मॉनिटर करना है, एंड प्रोफाइलेक्टिक साइटोटॉक्सिक थेरेपी हमें पेशेंट को देनी है, और फॉलोअप के लिए बुलाना है, एज अ रूटीन फॉलोअप के लिए एटलीस्ट 1 ईयर के लिए मॉनिटर करना है उसके HCG लेवल को। जब भी फॉलोअप के लिए आएगी तो उसको मॉनिटर करते रहेंगे। अब HCG लेवल में भी दो केसेस हो सकते हैं, एक तो ये कि जब सर्जरी हुई उसके बाद कुछ टाइम तक तो ठीक रहा, ठीक है, उसके बाद फिर से वो बढ़ने लग गया HCG का लेवल, तब प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करना है, न्यू प्रेगनेंसी को हम एडवाइस करते हैं कि ना करें अभी, एंड एक्सक्लूड फॉर द परसिस्टेंट ट्रोफोप्लास्टिक डिसीज, एक्सरे, CT, MRI ये सब चीज़ें करा के उसका ट्रीटमेंट करेंगे। देन अगर HCG लेवल नॉर्मल है, 4 to 6 वीक तक नॉर्मल है, तो मंथली फॉलोअप के लिए बुलाना है 1 ईयर तक, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द हाइड्रेटिफॉर्म मोल। सो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार यहाँ पे क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, हाइड्रेटिफॉर्म मोल का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट करने के लिए क्या है कि अगर जो वेसिकुलर मोल है उसने पहले से ही एक्सपल्शन उसका शुरू हो गया है बॉडी के अंदर, फीमेल के अंदर क्या है, उसका एक्सपल्शन शुरू हो गया। दो कंडीशन हो सकती है ना, एक तो वो खुद ही बॉडी से एक्सक्लूड होना शुरू हो गया है, तो उस कंडीशन में फीमेल आपके पास आई तो क्या करेंगे, आईवी लगाएंगे उसको, इसके साथ साथ हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इवैक्यूएशन की तैयारी करेंगे कि हमें जो है कि बॉडी से जो भी मोल्स है उसको जेंटली बाहर निकालना है। सो दिस इज़ द वन कंडीशन। इसके साथ साथ ये कंडीशन एक तो ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि यूट्रस इनर्ट है, यूट्रस के अंदर जो है ना मोल प्रेजेंट है, और ये हमें पता चला है किससे, जो भी टेस्ट थे उसके थ्रू में पता चल गया है। तो लेडी आपके पास आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, IV ड्रिप ये सब प्रोवाइड करना है। और पेशेंट को डिवाइड करना है दो कैटेगरीज में, एक तो ये कि पेशेंट यंग है, दूसरा ये कि पेशेंट की जो एज है वो कंप्लीट है। पेशेंट यंग है और उसको चिल्ड्रंस की नीड है उसकी लाइफ में अभी, ठीक है, पेशेंट यंग है उसको चिल्ड्रंस की नीड है। नेक्स्ट ये है कि जो उसका एज है 35 से ज़्यादा एज है और उसकी फैमिली जो है कंप्लीट है। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट वाले पार्ट को लेते हैं पहले। सो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, अगर पेशेंट यंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी उसका इवैक्यूएट करना पड़ेगा ना, तो उसके वेसिकुलर मोल को इवैक्यूएशन करने के लिए हम ट्राई करेंगे। अब इवैक्यूएट करना है तो हम वजाइना के थ्रू भी कर सकते हैं और एब्डोमेन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। एब्डोमेन के थ्रू हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं हिस्ट्रोटॉमी। हिस्ट्रोटोमी मतलब ओपनिंग ऑफ द यूट्रस थ्रू दी एब्डोमिनल करेंगे। सो दिस इज एब्डोमिनल हिस्ट्रोटोमी। एब्डोमिनल हिस्ट्रोटोमी करके यूट्रस से जो भी एक्सपल्शन, जो भी मोल्स है उसको बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट है कि वजाइना के थ्रू। सो वजाइना के थ्रू जो हम करेंगे, तो अगर वजाइना फेवरेबल कंडीशन में ओपन है तो वहाँ से ईजिली निकाल सकते हैं साइटोटॉक्सिन की ड्रिप लगा के, ठीक है सॉरी, ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगा के। एंड अगर सर्विक्स इनफेवरेबल है, अनफेवरेबल कंडीशन में है, ओपन नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे उस टाइम पे क्या करेंगे कि एक तो ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगाएंगे और सर्विक्स को डायलेट करने के लिए स्लो डायलेशन करेंगी सर्विक्स की। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी दे सकते हैं, PGE1 लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे, सर्विक्स को ओपन कराएंगे और वहाँ से फिर सक्शनिंग के थ्रू हम वहाँ से डायलेशन, वहाँ से इवैक्यूएट करेंगे, ठीक है। क्यूरेटेज इन द सेलेक्टेड केस ओनली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि यंग एज में है। अगर पेशेंट आती है और उसकी एज पूरी कंप्लीट है, ठीक है, मोर देन 30 ईयर्स है, उसकी जो फैमिली है वो भी कंप्लीट है, और जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड जो मोल है वो परफोरेटिंग मोल हो चुका है अब
परफोरेटिंग हो चुका है, तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हिस्टेक्टमी करते हैं। दिस इज रेयर बट इट कैन बी डन इफ देर इज अ मैनी प्रॉब्लम्स, देर इज मोर देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हिस्टेक्टमी करेंगे, दैट इज द रिमूवल ऑफ द यूट्रस। सो ये कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि हमें मॉनिटर करना है फीमेल की जो कंडीशन है उसको उसको साइटोटॉक्सिक थेरेपी भी चलती है पेशेंट को, एंड मॉनिटर करेंगे। अगर उसका HCG लेवल नॉर्मल हो गया है तो 4 to 6 वीक के बाद अगर उसको नॉर्मल लेवल हो गया है तो उसको मंथली 1 ईयर तक के लिए फॉलोअप के लिए बुलाना है। और अगर नहीं हुआ है तो फिर हम उसका सारे टेस्ट दोबारा कराएंगे और दोबारा से कॉज जानने की कोशिश करेंगे, और फिर उस तरीके से ट्रीटमेंट उसका चलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेरिडिटी फ्रॉम मोल। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग।